हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बीएससी प्रो क्लासेज में। दोस्तों आज हमारी क्लास नंबर 10 है, यूनिट नंबर सेकंड की, और हम पढ़ रहे हैं रियल एनालिसिस बीएससी सेकंड ईयर। तो दोस्तों आज का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, जो हम आज करने वाले हैं, आज हम सीखने वाले हैं, यानी कि आप मान लो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 4 नंबर पक्के करने वाले हैं आज अपन। ठीक है, तो 4 नंबर पक्के आज हम करने वाले हैं। लेकिन क्या है कि भाई जो पिछला जो वीडियो लेक्चर था हमारा, उसमें हमारी एक थ्योरम थी। ठीक है, वो थ्योरम हमारी अधूरी रह गई थी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, अपन उस थ्योरम को कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद में हम आज इस एक ही क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे बस आज के वीडियो लेक्चर में, और हम 4 नंबर पक्के करेंगे आराम से। देखो क्वेश्चंस तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन क्या है कि भाई हमें ये भी पता होना चाहिए भाई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपको ये कहाँ से पता चलेगा, आप पिछले साल के जो पेपर है वहाँ से उठाइए, वहाँ से देखिए। ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये बार बार रिपीट होता है, तो इसलिए हमें ये पता है, ये गारंटेड हम कह सकते हैं कि इस साल भी ये टपक सकता है एग्ज़ाम में, यानी 4 नंबर हमारे पक्के हो सकते हैं। ठीक है, वो भी एक क्वेश्चन से। तो आपको आइडिया लग गया होगा इस चीज़ से। तो सबसे पहले क्या है, अपन थ्योरम को कंप्लीट कर लेते हैं जो हमारी अधूरी रह गई थी। तो चलो सबसे पहले हम थ्योरम को वापस क्या रिवीजन करते हैं एक बार। ठीक है, हमारे पास लिखा हुआ है पहले से ही पिछला। तो देखो हमारी जो थ्योरम थी वो क्या थी, हमें प्रूफ करना था कि सिद्ध कीजिए प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होता है। तो इसका बेसिक तो मैंने आपको पहले बता दिया था। ठीक है, और वहाँ पे मैंने इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाया था, तो आप पिछले वीडियो लेक्चर में उसको आराम से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया था, इन्फीमम से सबसे कम होता है, सुप्रीमम सबसे अधिक होता है। उसके बाद सिंपल अपन ने इसका जो थ्योरी है अपना, इसको लिखना ज़रूरी होता है एग्जाम में। तो माना एक्स एन एक अभिसारी अनुक्रम है, तब हमें सिद्ध करना है कि अनुक्रम एक्स एन क्या है, परिबद्ध अनुक्रम होता है। तो ये तो हमें मानना पड़ेगा। फिर हमें दिया हुआ यदि एक्स एन एक अभिसारी अनुक्रम है, तो हमें देखो पता है अपन लिख सकते हैं यदि अभिसारी अनुक्रम होता है तो लिमिट एक्स एन बराबर अपन क्या लिखते हैं, एल। ये कैसी होगी, ये हमारे पास परिमित होगी। जो लिमिट हमारे पास मिलेगी वो हमें कैसे मिलेगी, फाइनाइट नंबर हमें मिलेगा। उसके बाद में हमने क्या करा, उसके बाद में सिंपल हमने जो अपनी सीमा की जो डेफिनेशन है उसका अपने उपयोग कर लिया। ठीक है, यूज कर लिया। तो सीमा की परिभाषा से हमने क्या कहा, मॉडुलस एक्स एन माइनस का एल लेस देन एप्सिलॉन, वही फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन नॉट, ये हमें आराम से लिख दिया। उसके बाद में देखो हम आराम से, देखो हमने ये बताया भी था पहले, हम मॉडुलस को इस प्रकार खोल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मॉडुलस को इस आराम से खोल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे अपन क्या कर दिया, माइनस का एप्सिलॉन एक्स एन माइनस का एल लेस देन एप्सिलॉन प्लस का। फिर इसको भी अपन आगे खोल सकते हैं, वो किस प्रकार खोल सकते हैं वो देखो, यहाँ पे मैं तीर का निशान बना देता हूँ। हम इसको आराम से लिख सकते हैं क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता दिया था ये। तो एल माइनस का एप्सिलॉन ग्रेटर देन एक्स एन और लेस देन एल प्लस का एप्सिलॉन। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत मेरे हिसाब से थ्योरम में पहले भी नहीं थी और अभी भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, अपन एक नया पेज लेते हैं और उसमें इसका सॉल्यूशन कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी जो क्लास नंबर 10 है उसको स्टार्ट करेंगे इस थ्योरम को समाप्त करते ही। थ्योरम बस अभी 2 मिनट की बची है, बस इसमें कुछ ज़्यादा बचा हुआ नहीं है, और 2 मिनट में हमारी थ्योरम ख़त्म भी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो देखते हैं आगे इस थ्योरम में आखिरकार है क्या। ठीक है, तो पेज को चेंज कर देते हैं हम और सिंपल दूसरा पेज लेके आते हैं। ठीक है, इसमें हम नहीं लिखेंगे, हम इस वाले पेज में लिखेंगे। ठीक है, और इस थ्योरम को इसमें कंप्लीट कर देंगे हम। तो अपन ने कहाँ तक लिख लिया था, लास्ट का जो रिज़ल्ट है वो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो लास्ट का जो रिज़ल्ट हमें मिला था उसको अब लिख लेते हैं। तो लास्ट में हमारे पास जो हमें रिज़ल्ट मिला था वो हमारे पास क्या है, देखो सिंपल सी बात है, हमने सीमा की डेफिनेशन का उपयोग किया था और एल माइनस का एप्सिलॉन। ठीक है, ग्रेटर देन कितना है, एक्स एन है, और लेस देन है किससे, एल प्लस के एप्सिलॉन से। फोर और यहाँ पे क्या है, एन ग्रेटर देन कितना है, एन नोट है, और यहाँ पे एन कोमा जो एन नोट है वो बिलोंग करता है किस में, नेचुरल नंबर में। ये हमें लास्ट में रिजल्ट मिला था। ठीक है, अब क्या करना है, अब इस थ्योरम में कुछ नहीं बचा हुआ है, अब ये बताना है। अब क्या है कि इस थ्योरम को अपन एक एग्जाम्पल के माध्यम से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सिंपल सा मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ, फटाफट से एग्जाम्पल यहाँ पे दे देता हूँ मैं। एक उदाहरण है, माना ठीक है, माना क्या माना अपन ने, ये मान लिया कि आपने आपके दोस्त से पूछा कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं। ठीक है,
तो उसके आपके दोस्त ने कहा कि भाई मेरे परिवार में 10 सदस्य हैं, तो मैं उनको किस प्रकार लिखता हूँ अनुक्रम के रूप में। देखो मैंने x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8 और x9, ठीक है, और x10। तो मैंने कहा मेरे दोस्त से, तो उसने कहा भाई मेरे परिवार में 10 सदस्य हैं, और मैंने उससे पूछा कि भाई क्या तुझे अपने परिवार के जो सदस्य हैं उनकी हाइट पता है। तो उसने कहा भाई देखो मेरे को 4 सदस्यों की हाइट पता है, अर्थात अपन मान सकते हैं कि x1, x2, x3, x4 की हाइट हमें पता है, लेकिन मुझे ये जो बाकी के 6 सदस्य बच गए इनकी हाइट मुझे पता नहीं है, लेकिन अप्रोक्सीमेट मैं बता सकता हूँ कि जो इनकी हाइट है ना वो अपन मान सकते हैं 4 फीट से लेकर 4 फीट से लेकर मैं बात कर सकता हूँ 6 फीट तक, अर्थात 4 फीट भी हो सकती है और 6 फीट भी हो सकती है, लेकिन 6 फीट से ज़्यादा उनकी हाइट नहीं है। ये मैंने बता दिया। इतना सा आपको एग्जाम्पल मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसी प्रकार अपन बात करते हैं, अब इस सदस्य की बात करते हैं, अपन इस एग्जाम्पल की बात करते हैं। मान लो ये अपना जो परिवार है इसमें सबसे कम हाइट वाला भी एक बंदा होगा। समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे इस एग्जाम्पल में सबसे कम, यानी परिवार में देखो भाई 10 सदस्य हैं, उसमें से सबसे छोटा, सबसे कम, यानी कि सबसे कम हाइट रखने वाला एक बंदा होगा, ठीक है। तो अपन उसको किस प्रकार, मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया था भाई, ये वो यहीं पे काम आएगा। इंट्रोड्यूस करवाया था मैंने आपको इनफीमम से, तो इनफीमम का जो मतलब है वो होता है सबसे कम। तो अपन बात करते हैं, देखो सिंपल सी बात है, अपन बात करते हैं यहाँ पे कि सबसे कम हाइट रखने वाला बंदा। तो भाई देखो मैंने बात करी थी 4 बंदों की, तो हमें 4 बंदों की हाइट हमें पता है। तो देखो 4 बंदों की जो हाइट हमें पता है, तो देखो इसको तो अपन आराम से इस प्रकार x1, x2, x3, x4, इसको तो अपन आराम से इनफीमम में लिख देंगे। लेकिन इनफीमम की बात कर रहे हैं सबसे कम, तो उसके साथ साथ में अपन 4 को भी यहाँ पे काउंट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि 4 को हमने काउंट इसलिए किया है क्योंकि इनफीमम का मतलब होता है सबसे कम। तो जो 6 सदस्य हैं उनमें भी सबसे कम हाइट कितनी है? 4 है। या तो 4 हो जाएगी या 4 से कम हो जाएगी, तो वो इनफीमम आ जाएगा। अब बात करते हैं सुप्रीमम की। तो सुप्रीमम की बात करते हैं, देखो 4 सदस्य हैं, उनकी हाइट हमें पता है, लेकिन 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 अपने कन्फर्म थोड़ी कर सकते हैं कि अभी यहाँ पे अपन को एक डेटा हमें नहीं मिला है लेकिन हमें पता है। तो देखो हम क्या करते हैं, सुप्रीमम में x1, x2, x3, x4 को काउंट करते थे, ठीक है। उसके साथ में हम बात करते हैं सुप्रीमम में 6 की। तो देखो एक ही बात है, कहने की बात ये है कि इन्फीमम और सुप्रीमम हमने क्यों लिया है। हमने इन्फीमम सुप्रीमम इसलिए लिया है क्योंकि इन्फीमम में अपन बात करते हैं जितने भी सदस्य हैं अगर उनकी हाइट 4 फीट है या 4 से कम है वो इन्फीमम में आ जाएंगे। और सुप्रीमम का मतलब है जिनकी भी हाइट, मतलब पूरे 10 सदस्यों की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे जितने भी 10 सदस्य हैं अगर जिनकी हाइट 4 फीट से अधिक है, ठीक है, 4 फीट से अधिक है या 6 फीट से कम है, इनके बीच में तो वो सुप्रीमम में आ जाएंगे। बस ये एग्जाम्पल मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस एग्जाम्पल के माध्यम से अपन थ्योरम को यहाँ पे रिलेट करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात है, अब मैंने इस एग्जाम्पल को आपको समझा दिया, लेकिन अब अपन बात करते हैं थ्योरम में। जब अपन थ्योरम में बात करते हैं तो देखो यहाँ पे जो अपना प्रतिबंध हमें मिला है, ये यहाँ पे ये प्रतिबंध आपसे मैं पूछूं तो ये प्रतिबंध किसके लिए प्राप्त हुआ है, तो आपका जो जवाब रहेगा वो रहेगा कि ये जो प्रतिबंध है हमें n ग्रेटर देन n0 हमें मिला है। तो भाई फिर आप ये पूछोगे कि n0 का मान क्या है यहाँ पे, ठीक है। आपका ये जवाब, मतलब आपका ये क्वेश्चन सही है कि यहाँ पे जो n0 का मान है वो क्या रहेगा, सही बात है कि नहीं है। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ इस एग्जाम्पल के माध्यम से। देखो यहाँ पे बात करते हैं अपन, मान लो हमारे पास देखो x1, x2, x3, ठीक है, डॉट 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 मैं बात करता हूँ यहाँ पे x n0 माइनस का 1 और x n0 प्लस का 1। इस प्रकार मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस यहाँ पे करवाना चाहता हूँ इस थ्योरम में। तो मैं बात करता हूँ, देखो यहाँ पे इस कंडीशन में, ये जो हमारी कंडीशन हमारे पास दी हुई है, हमें मिली है ये तो कंडीशन किससे, ये हमें सीमा की परिभाषा से मिली है। और यहाँ पे हमें मतलब लिख रखा है कि यहाँ पे n का जो मान है वो ग्रेटर देन किससे है, n0 से है, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात यहाँ पे समझने की ये है कि यहाँ पे n का मान है वो ग्रेटर देन n0 से रहेगा। अर्थात अपन बात करते हैं x1, x2, x3 डॉट 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 x n0 माइनस 1 x n0, यानी कि इन जितने भी मान है ना यहाँ पे
इन सब से n का मान बड़ा रहेगा, अर्थात ये जो कंडीशन है वो किसके लिए फॉलो होगी, वो एक्स एन नॉट प्लस वन के लिए, मैंने यहाँ पे 1 नहीं लिखा, एक्स एन नॉट प्लस वन के लिए, एक्स एन नॉट प्लस टू के लिए। तो समझने की कोशिश करो, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस एग्जाम्पल से मैं आपको रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अर्थात मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि देखो यहाँ पे x1 से लेकर x नोट तक, यानी कि हमें मान कोई पता है, हमें n नोट का मान पता है, अर्थात अपन n नोट की तुलना कर रहे हैं इससे, तो x1 से लेकर xn नोट की वैल्यू हमें पता है। उसी प्रकार मैंने कहा था कि x1 x2 x3 x4 की मान हमें पता है, तो ये तो पता रहेगा हमें, ठीक है, इनकी तो हमें पता है, लेकिन आगे के जो सदस्य हैं अर्थात x नोट से आगे के जो सदस्य हैं उनकी वैल्यू हमें पता नहीं है, और वो हमने क्या लिखी थी 4 से 6। उसी प्रकार एक्स एन नोट से आगे के जो सदस्य हैं उनकी जो हाइट है वो हम इस प्रकार बता रहे हैं, एल माइनस का एप्सिलॉन और एक्स एन एल प्लस का एप्सिलॉन। बस अब इसमें और आगे इतनी समझने की बात नहीं है, बस हम सीधा लिखेंगे यहाँ पे। अब सीधा हम क्या लिखेंगे, देखो हमने यहाँ पे लिखा इन्फिमम, यहाँ पे हम इन्फिमम की वैल्यू लिखते हैं इस कंडीशन में, इससे एक्स एन के लिए अपन इन्फिमम की वैल्यू लिखते हैं, तो देखो हमें क्या मिलेगी, देखो सिंपल सी बात है, x1 x2 x3, ठीक है, डॉट 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 एक्स एन नोट माइनस का 1 एक्स एन नोट। भाई देखो इनकी वैल्यू तो हमें पता है, देखो एक्स एन नोट तक हमें पता है क्योंकि एन का जो मान है वो तो ग्रेटर देन एन है, लेकिन इन्फिमम की बात कर रहे हैं अपन। जिस प्रकार अपन ने यहाँ पे इनको लिखा था और साथ में 4 को लिखा था, उसी प्रकार यहाँ पे देखो सबसे कम, अर्थात अपन इस कंडीशन में बात करते हैं सबसे कम जो वैल्यू है हमें क्या मिलेगी, हमें सिंपल सी बात है एल माइनस का एप्सिलॉन हमें सबसे कम वैल्यू प्राप्त होगी, इसलिए मैंने आपको ये एग्जांपल यहाँ पे समझाया था। देखो इन्फिमम में अपन बात करते हैं एल माइनस का एप्सिलॉन हमें मिल चुका है। उसी प्रकार अपन बात करते हैं सुप्रीमम की, ठीक है, तो सुप्रीमम में बात करते हैं अपन, देखो सुप्रीमम में जो हमें जिनकी वैल्यू हमें पता है, देखो x1 x2 x3 डॉट 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 एक्स वही एन नोट माइनस का 1, ठीक है, और एक्स एन नोट, और उसके बाद में अपन बात करते हैं इनकी वैल्यू में पता है, लेकिन अपन बात करते हैं सुप्रीमम में हमने किसको रखा था, सबसे ज़्यादा हाइट वाले को, तो देखो एल प्लस का एप्सिलॉन। देखो अब ये बताने का जो मतलब है ना, ये इसलिए बताया मैंने क्योंकि देखो इन्फिमम में जो सबसे कम हाइट वाले बंदे हैं, ठीक है, अर्थात जो 4 फीट से कम वाले हाइट वाले बंदे इसमें आ जाएंगे। उसके बाद में सुप्रीमम में जो सबसे अधिक हाइट वाला बंदा होगा वो भी आ जाएगा, और जो 4 फीट से बड़े हैं वो भी आ जाएंगे इसके अंदर। अर्थात अपन ने इन्फिमम और सुप्रीमम के माध्यम से उन बंदों की कैटेगरी को अलग अलग कर दिया, लेकिन समझने की कोशिश करो, अभी तक हमें ये पता नहीं चला कि सबसे बड़ी हाइट वाला बंदा है वो कौन सा है और सबसे छोटी हाइट वाला बंदा कौन सा है। तो देखो सिंपल सी बात है, इन्फिमम है, इन्फिमम में सबसे छोटी हाइट वाला बंदा मौजूद है, हमें पता नहीं है लेकिन ये मौजूद है इसके अंदर, आपको भी पता है वो तो, और इसलिए हमने उसको मान लिया स्मॉल के। आई बात समझ में, अर्थात इन्फिमम में एक ऐसा बंदा मौजूद होगा जिसकी हाइट सबसे कम होती है, तो उसको अपन ने स्मॉल के नाम दे दिया। उसी प्रकार सुप्रीमम में एक ऐसा बंदा होगा जिसकी हाइट सबसे ज़्यादा है, ठीक है, हमें पता नहीं है लेकिन हम मान लेते हैं उसको कैपिटल के मान लेते हैं। बस अब कहानी यहाँ पे अपनी ख़त्म होती है। अतः अपन क्या लिख देते हैं, देखो सिंपल सी बात है, जब अपन ने स्मॉल के और कैपिटल के में इनकी हाइट को डिवाइड कर दिया तो हम एक्सन का जो मान है वो इस प्रकार आराम से लिख सकते हैं, यानी कि एक्सन का जो मान है स्मॉल के से बड़ा है एक्सन और कैपिटल के से छोटा है एक्सन। अर्थात हमने क्या कर दिया, अर्थात हमने जो एक्सन का जो मान है उसको बाउंडेड कर दिया, परिबद्ध कर दिया। वो कैसे, हमने क्या है इन्फिमम और सुप्रीमम के माध्यम से ये प्रूफ कर दिया कि जो हाइट है हमारी वो सबसे छोटे बंदे से लेकर सबसे बड़े बंदे तक होगी, अर्थात उनके बीच में उसको समाहित कर दिया हमने, ठीक है। अर्थात अपन ने इन्फिमम और सुप्रीमम की बात आ गई इसके अंदर, अर्थात इस कंडीशन में वो सारे बंदे मौजूद हैं जिनकी हाइट सबसे छोटी से लेकर सबसे बड़ी तक है। तो बस हमें यही तो प्रूफ करना था, हमें बाउंडेड प्रूफ करना था। किसको, अभिसारी जो अनुक्रम होता है वो बाउंडेड होता है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं भाई देखो यहाँ पे स्मॉल के है वो इसका निम्न परिबंध आ गया, और कैपिटल क्या है इसका, हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसका क्या आ गया, स्मॉल के क्या है निम्न परिबंध, ठीक है, निम्न परिबंध है, और ये हमारे पास कैपिटल क्या है उच्च परिबंध है। तो हमें यही तो सिद्ध करना था, हमें यही तो प्रूफ करना था कि देखो हमारे पास निम्न परिबंध उच्च परिबंध दोनों मौजूद हैं। तो बस देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये चीज़ तो लिख देना है बस आपको, फॉर ऑल
जो यहाँ पे अपन बात करते हैं एक्स एन में एन है वो बिलोंग टू नेचुरल नंबर करेगा। अतः हम कह सकते हैं अतः हम कह सकते हैं अभिसारी अनुक्रम जो हमारे पास था, अनुक्रम एक्स एन था, वो कैसा होगा, बाउंडेड होगा, परिबद्ध होगा। अब आपकी ये समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब परिबद्ध अनुक्रम होगा, ठीक है। तो ये हमने प्रूफ कर दिया है, ठीक है। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो इसको एक बार आप वापस से रिवीजन कर सकते हैं इसका। वैसे मैंने एक एक चीज़ को यहाँ पे खोल खोल के बता दिया है। वैसे अगर आपका सवाल ये रहे कि इस थ्योरम को हम याद कैसे करें, ठीक है, याद करने का जो तरीका है वो कैसे रहेगा, तो सिंपल सी बात है, इस थ्योरम को जब भी आपसे कोई पूछे कि अभिसारी अनुक्रम, ठीक है, थ्योरम को वापस अपन बता देते हैं स्टेटमेंट। तो थ्योरम का जो स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होता है। तो जब भी आपके दिमाग में अभिसारी अनुक्रम की बात है और बाउंडेड की बात है, तो आपके दिमाग में उस एग्जाम्पल को आप लेके आओ। कौन से एग्जाम्पल को, हाइट वाले एग्जाम्पल को। तो उससे आपको सारी चीज़ें मैंने आपको रिलेट कर दी हैं और वहाँ से आपको इन्फीमम सुप्रीमम, ठीक है, सबसे कम अधिक और हाइट वाला बंदा सबसे कम, तो उससे आपको ये थ्योरम अपने आप याद आ जाएगी। तो इस प्रकार ये याद करने का अपना मेथड भी हो गया, तरीका भी हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार अपन ने थ्योरम कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं आज की क्लास की तरफ। ये तो पिछली क्लास की बात हो गई, क्योंकि अपन ने इसको छोड़ दिया था बीच में, तो थ्योरम तो हमें करानी पड़ेगी, तो हमने थ्योरम करवा दी है, ठीक है। तो थ्योरम को थोड़ा ध्यान से पढ़े, क्योंकि थ्योरम इंपॉर्टेंट भी होती है, ठीक है। ऐसा कोई फिक्स तो है नहीं कि भाई तो थ्योरम आ ही जाए एग्जाम में, लेकिन वैसे जो आपके सामने अब ये जो क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है, ये जो आज अपन क्वेश्चन की बात करने वाले हैं, ये मान लो 4 नंबर आपके पक्के करेगा। और टाइप नंबर फर्स्ट की बात कर रहे हैं अपन, टाइप नंबर फर्स्ट में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। टाइप नंबर जो फर्स्ट अपन पढ़ रहे हैं, अभी अपन वास्तविक अनुक्रम उसका बेसिक पढ़ा है, उसके क्वेश्चन करे हैं अपन ने, उसके केवल और केवल अपन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सिंपल सी बात है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ TYPE, टाइप नंबर अपन फर्स्ट पढ़ रहे हैं अभी तक क्वेश्चनों के। तो टाइप नंबर फर्स्ट का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, और इसके बाद हम टाइप नंबर सेकंड की बात करेंगे। लेकिन टाइप नंबर फर्स्ट का जो लास्ट क्वेश्चन है ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हमें 4 नंबर दिला के जाएगा। अगर टाइप नंबर फर्स्ट में क्वेश्चन आता है तो इसके आने के जो चांसेस हैं वो 99.9% है, ठीक है। तो भाई देखो, क्वेश्चन में दम है तो क्वेश्चन भी हमें लिखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन को लिखने से पहले एक हमें टॉपिक लिखना पड़ेगा, उससे पहले वो कौन सा, वो हमें लिखना पड़ेगा। देखो, क्वेश्चन से पहले हमारी एक हेडिंग रहेगी, वो हमारी रहने वाली है कि अनुक्रम एक्शन। देखो, ये भी एक प्रकार का क्वेश्चन है, एग्जाम में इस प्रकार भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, कि अनुक्रम। ध्यान से सुनो थोड़ा सा, अब थोड़ा ध्यान दो भाई, ध्यान दो। तो देखो, अनुक्रम जो एक्स एन है, एक्स एन के अभिसरण के लिए देखो, अभिसरण के लिए अपन बात कर लेते हैं। अभिसरण के लिए ऐसे भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त। ये क्वेश्चन है भाई साहब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं इसका जिक्र यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। यहाँ तो अपन ने क्या हेडिंग डाली, एक प्रकार से देखा जाए तो, कि अनुक्रम एक्स एन के अभिसरण के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त को लिखिए। ये एग्जाम में आपके आ सकता है। तो मैंने यहाँ पे अभी तक हेडिंग डाली है, क्वेश्चंस को हमने मेंशन नहीं किया है। तो अपन किसके लिए बात कर रहे हैं, अभिसरण के लिए, कन्वर्जेंट के लिए अपन बात कर रहे हैं। और वो जो हमारे पास आवश्यक और पर्याप्त शर्त होती है, आवश्यक और पर्याप्त मतलब दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, आवश्यक और पर्याप्त दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये तो हमारी हेडिंग हो गई भाई, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए हेडिंग ही भाई साहब ये मान लो आप तो खतरनाक है। तो देखो, यहाँ पे अपन क्या करना है, आवश्यक और पर्याप्त शर्त का मान ज्ञात करना है। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन की, कि हमें एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो किस प्रकार पूछा जाएगा। देखो, सिंपल सी बात है, अपन यहाँ पे क्वेश्चन लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार आएगा, क्वेश्चन इस प्रकार आएगा कि किसी अनुक्रम एक्स एन की अपन बात करते हैं,
एक्स एन के अभिसरण के लिए, किसके लिए, किसी अनुक्रम एक्स एन के अभिसरण के लिए, इस प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त का कथन दीजिए। देखो इस प्रकार अपन से एग्जाम में पूछा जाएगा, कथन दीजिए एवं सिद्ध कीजिए, एवं क्या करिए, सिद्ध कीजिए। ये हमें प्रूफ करना है। हमें एग्जाम में इस प्रकार पूछा जाएगा कि किसी अनुक्रम एक्शन के अभिसरण के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त का कथन दीजिए एवं प्रूफ कीजिए। लेकिन एग्जाम में दूसरे प्रकार से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, और वो किस प्रकार से पूछा जा सकता है हम इसको नीचे लिख देते हैं, अथवा में करके हम एक और क्वेश्चन को यहाँ पे लिखते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर रहेगा दूसरा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन तो इसी का रहेगा, आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त का, लेकिन पूछने का तरीका अलग कर देगा। कैसे भाई, ऐसे पूछा जाएगा कि एक अनुक्रम हमारे पास है, ठीक है। तो एक अनुक्रम हमारे पास क्या है, एक्स एन है हमारे पास, ठीक है। वो क्या है हमारे पास, अभिसारी अनुक्रम है, अभिसारी यानी कन्वर्जेंट अनुक्रम है, अभिसारी अनुक्रम है। यानी कि हमें ये पहले ही दे दिया है कि एक अनुक्रम एक्स एन अभिसारी अनुक्रम है, ठीक है। यदि और केवल यदि, कैसे, यदि और केवल यदि, इस शब्द से आप फर्स्ट ईयर में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में भी आप परिचित हो चुके होंगे। यदि और केवल यदि, ठीक है। यदि और केवल यदि अनुक्रम एक्स एन परिबद्ध एवं अद्वितीय सीमा बिंदु रखती है। अब देख लो, आप ये देख सकते हो कि क्वेश्चन कहाँ से कहाँ चेंज हो चुका है। अद्वितीय सीमा बिंदु रखती है। कई बार क्या है, एग्जाम में इस प्रकार भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। वो कैसे, कि एक अनुक्रम एक्स एन अभिसारी अनुक्रम है, यदि और केवल यदि अनुक्रम एक्स एन परिबद्ध, इसको हमने थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक कर दी है शब्द में, ये परिबद्ध है, ठीक है। ये क्या है, परिबद्ध है, यहाँ पे ये द है, इसके नीचे द है, परिबद्ध है यहाँ पे। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं परिबद्ध एवं अद्वितीय सीमा बिंदु रखती है। तो देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चनों का जो आंसर वो सेम रहेगा। लेकिन आप क्वेश्चन देख सकते हो, यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या पूछा है कि अनुक्रम एक्शन के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त को लिखो। सही बात नहीं है क्या, कि यहाँ पे तो अपन से आवश्यक पूछी है और पर्याप्त शर्त पूछी है, लेकिन यहाँ पे अपन बात करते हैं, यहाँ पे तो क्वेश्चन ही चेंज हो गया। यदि और केवल यदि अनुक्रम एक्शन परिबद्ध एवं अद्वितीय सीमा बिंदु रखती है, तो हमें ये प्रूफ करना है। यदि और केवल यदि अनुक्रम एक्शन कैसा हो, हमें परिबद्ध प्रूफ करना है, और अद्वितीय अर्थात एक ही सीमा बिंदु रखता है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चनों को आपको समझ में आ गया होगा, दोनों क्वेश्चन किस प्रकार हमें पूछे जाएंगे एग्जाम में। अब क्या करते हैं, इनका सॉल्यूशन करते हैं अपन, ठीक है। तो सॉल्यूशन करने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि जो आवश्यक शर्त है और पर्याप्त शर्त क्या होती है। तो अपन अलग अलग तरीके से बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे आवश्यक शर्त की, ठीक है। तो इसको अपन पेज को थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे किसका देते हैं, इसलिए अपन थोड़ा सा जो थ्योरी का जो पोर्शन है वो अपन यहाँ पे कवर कर लेते हैं। तो देखो सिंपल सी बात है, सबसे पहले अपन यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में अपन सबसे पहले जो हमारी हेडिंग रहेगी वो रहेगी हमारी, इसको अपन थोड़ा सा डिफरेंट हेडिंग डालते हैं। देखो यहाँ पे डाल देते हैं आवश्यक
आवश्यक शर्त, ठीक है। तो भाई देखो आवश्यक शर्त की अपन बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं आवश्यक शर्त की। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आवश्यक शर्त क्या होती है। तो भाई देखो आवश्यक शर्त क्या होती है, इसकी जो परिभाषा रहेगी, डेफिनेशन रहेगी, अपन को एग्जाम में डिट्टो ऐसे कैसे करना है। अगर आपको 4 में से 4 नंबर चाहिए, अगर आपने ये मान लो मतलब आप बॉर्डर पे खड़े हो, बॉर्डर पे खड़े होने का मतलब क्या है कि अगर आप मान लो एग्ज़ाम का लास्ट टाइम है और आपको कुछ भी नहीं आता, तो इस क्वेश्चन को आप या मान लो आंख बंद करके कर सकते हो याद, ठीक है। तो देखो आवश्यक शर्त की अपन बात करते हैं। तो आवश्यक शर्त में क्या होता है भाई, माना अनुक्रम xn, माना जो अनुक्रम हमारे पास जो xn है, अनुक्रम xn एक अभिसारी अनुक्रम है। तो ये तो हमें दिया हुआ है, एक क्या है, अभिसारी अनुक्रम है। तो ये चीज़ हमें लिखनी है कि माना अनुक्रम xn एक अभिसारी अनुक्रम है। तब हमें सिद्ध करना है, तब हमें सिद्ध करना है, तब हमें सिद्ध करना है, जब भी अपन से पूछेगा आवश्यक शर्त लिखिए। तो आवश्यक शर्त का मतलब कोई आवश्यक शर्त नहीं होती है, उसमें अपन को चीज़ें प्रूफ करनी होती है। लेकिन क्या प्रूफ करनी है वो हमें यहाँ पे बात कर रहे हैं। देखो आवश्यक शर्त में हमें क्या लिखना है, माना अनुक्रम xn एक अभिसारी है, तब हमें सिद्ध करना है आवश्यक शर्त में। तो देखो आवश्यक शर्त में सबसे पहले हमें क्या प्रूफ करना है, अनुक्रम xn परिबद्ध हो। तो देखो जो अनुक्रम xn है हमारे पास, उसको हमें बाउंडेड बताना है। तो अनुक्रम xn कैसा है, परिबद्ध अनुक्रम है। अनुक्रम xn कैसा है, परिबद्ध है। तो ये हमें प्रूफ करना है। और आवश्यक शर्त में जो हमारा सेकंड पॉइंट रहेगा वो रहेगा अनुक्रम, ठीक है। अनुक्रम xn हमारे पास जो होगा उसको अद्वितीय सीमा बिंदु रखता है, अर्थात वो केवल एक ही सीमा बिंदु रखता है। अद्वितीय सीमा बिंदु रखता है, अद्वितीय सीमा बिंदु रखता है, ये हमें प्रूफ करना है। लेकिन आप थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे ध्यान देने की कोशिश करो तो मैंने आपको दोनों थ्योरम करवा दी हैं। जो पहली थ्योरम थी हमारी वो यही थी कि जो एक अनुक्रम एक्शन होता है, एक अभिसारी अनुक्रम एक्शन होता है, वो केवल एक ही सीमा बिंदु रखता है। ये हमारी थ्योरम नंबर फर्स्ट थी। और थ्योरम नंबर सेकंड हमारी क्या थी कि जो हमारे पास अनुक्रम हमारे पास एक्शन है, अभिसारी अनुक्रम है, वो कैसा होता है, बाउंडेड होता है। ये हमें प्रूफ किया था, जो कि हमें अभी इसी लेक्चर में हमने उसको प्रूफ किया था। तो देखो दोनों थ्योरम आपको करवा रखी है हमने, लेकिन अब इस क्वेश्चन में हम इसको किस प्रकार करेंगे उसका आप थोड़ा सा मेथड देख लीजिए। लेकिन फिर भी आपको इसका जो बेसिक है वो आपको पता पहले ही हमने बता दिया, पहले पता चल चुका है। तो जब भी अब आपसे आवश्यक शर्त पूछी जाए तो आपको आवश्यक शर्तें कुछ भी नहीं है, आपको केवल ये प्रूफ करना है अनुक्रम एक्शन कैसा है, बाउंडेड है, और अनुक्रम एक्शन कैसा है, अद्वितीय सीमा बिंदु रखता है। तो दो क्वेश्चन आपको इसमें प्रूफ करने पड़ेंगे और आपकी आवश्यक शर्त कंप्लीट हो जाएगी। और पर्याप्त शर्त की बात अपन आगे करेंगे। सबसे पहले अपन आवश्यक शर्त को प्रूफ कर देते हैं, ठीक है। तो देखो अपन क्या करते हैं, देखो सबसे पहले अपन बात कर देते हैं यहाँ पे, चलो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, पेज चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो पेज चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, सिंपल सी बात है, पेज चेंज करने पड़ेगा अपन को। देखो आपने पेज आपने चेंज कर लिया है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं आवश्यक शर्त में जो हमारा पहला टॉपिक था, पहला जो पॉइंट था हमारा आवश्यक शर्त में, वो हमारा पहला पॉइंट क्या था कि हमें जो अनुक्रम है उसको परिबद्ध प्रूफ करना है, बाउंडेड प्रूफ करना है। तो सबसे पहले जो हमारा काम रहेगा वह हमें अनुक्रम एक्शन को बाउंडेड यानी परिबद्ध प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो परिबद्ध प्रूफ कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अपन लिखते हैं प्रूफ नंबर फर्स्ट, ठीक है। प्रूफ नंबर फर्स्ट की अपन बात कर रहे हैं। तो परिबद्ध अनुक्रम में जब अपन सॉल्यूशन करते हैं तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें अनुक्रम एक्शन को बाउंडेड प्रूफ नहीं करना है, क्योंकि हमने थ्योरम प्रूफ कर ली है पहले और हमें ये पता है, हमने क्या है, थ्योरम प्रूफ कर ली है और हमें ये पता है कि जो अभिसारी अनुक्रम होता है वो परिबद्ध होता है। आई बात समझ में।
जो प्रत्येक जो अभिसारी अनुक्रम होते हैं वो कैसे होते हैं, परिबद्ध होते हैं, बाउंडेड होते हैं। ये हमने थ्योरम प्रूव कर लिया। वो जो थ्योरम थी हमने इसलिए प्रूव करी है क्योंकि हमने ये कॉन्सेप्ट हम काम ले सकते हैं और हम लिख सकते हैं यहाँ पे आंसर में। हमें यहाँ पे प्रूफ नहीं करना, आपको यहाँ पे ध्यान देना है। अब आपको मैंने प्रूफ कर दिया, इसका मतलब ये थोड़ी है। लेकिन अगर मान लो आपसे पर्सनली अगर आपसे पूछ लिया जाए थ्योरम में, पर में पूछ लिया जाए कि सिद्ध करो कि प्रत्येक जो अभिसारी अनुक्रम होते हैं वो परिबद्ध होते हैं, तब आपको प्रूफ लिखना है। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको थ्योरम का प्रूफ नहीं लिखना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात करते हैं, इसमें अपन को क्या लिखना है। चूँकि अपन बात करते हैं यहाँ पे, चूँकि हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं। चूँकि हम जानते हैं, भाई हम क्या जानते हैं, हम क्या जानते हैं भाई, सिंपल सी बात है। हमें पता है कि प्रत्येक जो अभिसारी अनुक्रम होते हैं, प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम, जितने भी अभिसारी अनुक्रम होते हैं, प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होते हैं। अब ये कहाँ से पता चला, हमने ये प्रूफ कर दिया है पहले से ही, ठीक है। तो परिबद्ध होते हैं, ठीक है। अतः हम यहाँ पे कह सकते हैं, अतः दिया गया अनुक्रम, देखो दिया गया अनुक्रम xn, दिया गया जो अनुक्रम xn है हमारे पास, वो कैसा है, परिबद्ध है, परिबद्ध अनुक्रम है। परिबद्ध अनुक्रम है। तो प्रूफ नंबर फर्स्ट हमें करना नहीं है, हमें थ्योरी लिखनी है सिंपल। और क्या कहना है कि प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होता है। सीधा चलते हैं अपन अपने प्रूफ नंबर सेकंड पे, ठीक है। अपना जो सेकंड प्रूफ है इसका, और हमें ये प्रूफ करना है कि जो अनुक्रम xn है हमारे पास, वो केवल और केवल अद्वितीय सीमा बिंदु रखता है, अर्थात एक ही सीमा बिंदु रखना है। लेकिन अब इसमें आपको यहाँ पे सीधा ये नहीं लिखना है कि हमने सिद्ध कर दिया था पहले, क्योंकि ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये अपनी एक थ्योरम भी बोल सकते हैं और क्वेश्चन भी अपन बोल सकते हैं कि xn जो हमारा है अनुक्रम, वो अद्वितीय सीमा बिंदु रखता है। तो ये अपने एक क्वेश्चन है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये तो कॉन्सेप्ट था एक, लेकिन ये क्वेश्चन है। तो इसको अपन को पूरा हल करना पड़ेगा, लेकिन इससे पहले अपन को थ्योरी लिखनी पड़ेगी। और वो क्या हमने उस थ्योरम में लिखी थी, और वो क्या लिखी थी, देखो सिंपल सी बात है। अब हमें प्रूफ करना है, देखो अब हमें सिद्ध करना है, देखो अब हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि अभिसारी अनुक्रम, जो हमारे पास अभिसारी अनुक्रम है, अभिसारी अनुक्रम xn, अभिसारी अनुक्रम xn अद्वितीय सीमा बिंदु रखता है, अद्वितीय सीमा बिंदु रखता है। तो अद्वितीय सीमा बिंदु, देखो यहाँ पे कह सकते हैं अभिसारी अनुक्रम है अद्वितीय सीमा बिंदु कहलाता है, ठीक है। अब हमें सिद्ध करना है कि अभिसारी अनुक्रम अद्वितीय सीमा बिंदु कहलाता है या रखता है, एक ही बात आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपनी लैंग्वेज है, लेकिन आपको ये ज़रूर लिखना है एग्जाम में, ठीक है। तो अद्वितीय सीमा बिंदु कहलाता है या रखता है, इसको हम देखो भाई, हमने जब थ्योरम प्रूफ करी थी तब भी हमने क्या करा था, इसको हमें क्या करना है, विरोधाभास द्वारा प्रूफ करेंगे। देखो इसको हम किसके द्वारा, विरोधाभास द्वारा इसको हम प्रूफ करते हैं, विरोधाभास द्वारा सिद्ध करते हैं, ठीक है। विरोधाभास द्वारा सिद्ध करते हैं। और वहाँ पे अपन ने माना था यदि क्या हो, पॉसिबल हो, संभव हो तो माना, संभव हो तो क्या माना, संभव हो तो माना इसकी दो सीमा बिंदु हैं, ठीक है। तो संभव है तो हमने क्या मान लिया, संभव है तो माना इसकी क्या है, इसके दो सीमा बिंदु हैं, दो सीमा बिंदु हैं।
अब भाई साहब हमने क्या है, विरोधाभास में हमने ये मान लिया है, विरोधाभास में हमने मान लिया है कि क्या मान लिया हमने कि इसके दो सीमा बिंदु हैं, दो सीमा बिंदु हैं। लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है, हमें तो ये प्रूफ करना है कि ये अद्वितीय सीमा बिंदु रखता है, अर्थात अद्वितीय सीमा बिंदु रखता है। देखो मैंने आपको भी बताया था, जो हमारी पिछली थ्योरम यानी फर्स्ट थ्योरम हमने करी थी, ठीक है, तो उसमें अपन ने क्या करा था, उसमें हमने ये प्रूफ करा था, उसमें अपन ने लिमिट प्रूफ करी थी कि केवल और केवल एक सीमा रखता है। वहाँ अपन ने लिमिट पॉइंट की बात नहीं करी थी, मैं थोड़ी सी माफ़ी चाहता हूँ आपसे। तो वहाँ पे अपन ने बात करी थी, केवल लिमिट की बात करी थी अपन ने, ठीक है, क्योंकि सीमा अपन ने कहा था कि जो अभिसारी अनुक्रम होता है उसकी केवल और केवल एक सीमा रखता है वो, ठीक है, लिमिट की बात करी थी, लिमिट पॉइंट यानी सीमा बिंदु की अपन ने बात नहीं करी थी। तो देखो सीमा बिंदु को हम किस प्रकार प्रूव करते हैं, लिमिट पॉइंट को, ये अपन लिमिट पॉइंट की बात कर रहे हैं, सीमा बिंदु की। तो अब देखो हमने दो सीमा बिंदु माने हैं, तो हमारे जो दो सीमा बिंदु रहेंगे वो कौन कौन से रहेंगे, हमारे पास दो सीमा बिंदु यहाँ पे अपन लिख देते हैं, अल्फा कोमा बीटा, दो सीमा बिंदु हमारे पास रहेंगे, ठीक है। हमने मान लिया कि दो सीमा बिंदु हैं, वो भी विरोधाभास के द्वारा हम इसको प्रूफ करने वाले हैं। तो सिंपल सा अपन इसको ऊपर किसका देते हैं, और यहाँ पे अपन क्या कर देते हैं, यहाँ पे अपन एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इससे क्या है, हमारी कैलकुलेशन यहाँ पे इस पेज में कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद अपन बात करते हैं सिंपल बात करते हैं हम इसको किस प्रकार प्रूफ करेंगे। तो देखो सिंपल कॉन्सेप्ट्स को यूज लेते चलेंगे और क्वेश्चन हमारा अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। हमें अच्छा यहाँ पे दिख नहीं रहा क्या, कोई बात नहीं, अपन यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। हमें सिंपल कॉन्सेप्ट लेके चलने हैं, जो कॉन्सेप्ट हमें आते हैं बस उनका ही यूज करेंगे, जो कॉन्सेप्ट हमें नहीं आते उनका यूज नहीं करेंगे। तो देखो हमें ये पता है, इतना तो हमें पता चल चुका है अब, क्योंकि हमने काफ़ी क्लासें रियल एनालिसिस की ले ली हैं। तो देखो अनुक्रम जो हमारा एक्शन है वो कैसा है, अभिसारी है, हमें बताया गया है पहले ही, क्योंकि हमने प्रूफ कर दिया। प्रूफ तो क्या कर दिया, हमें पहले दिया हुआ है कि जो अनुक्रम एक्शन है वो अभिसारी है। भाई हमें पता है कि अनुक्रम एक्शन अभिसारी है, तब हमें क्या लिख सकते हैं इस चीज़ से, ये कॉन्सेप्ट हमने काफ़ी बार यूज ले लिया है, तो आपको पता होगा कि हम लिख सकते हैं आराम से, लिमिट जो एक्शन हमारे पास आएगी वो अपन क्या मान सकते हैं, n टेंस टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे जो अपन लिमिट है वो L मानते थे, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपन अल्फा मान सकते हैं या नहीं मान सकते, आराम से मान सकते हैं। अर्थात यहाँ पे अपन मान सकते हैं कि लिमिट एक्शन है हमारे पास, अल्फा मान लो या L मान लो, कुछ भी मान लो, ये मान सकते हैं अपन। और यहाँ पे अपन आराम से ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो संख्या आती है वो परिमित आती है, ठीक है। अभिसारी अनुक्रम की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। तब हम बात करते हैं किससे, तब हम बात करते हैं किससे, सीमा की परिभाषा से। लिमिट की जो डेफिनेशन है सीमा की परिभाषा से। भाई सीमा की जो डेफिनेशन है वो हमें क्या कहती है, सिंपल सी बात है, सीमा की परिभाषा से। सीमा की परिभाषा से अपन बात करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए, तो रट जाना चाहिए हमें। तो क्या है, मॉडुलस में xn माइनस का अल्फा, ठीक है, अल्फा लेस देन क्या है हमारे पास, एप्सिलॉन, और हमारे पास फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नोट कोमा n नोट हैं वो बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर का। इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। तो ये चीज़ तो हमें पता है पहले से ही, आगे बात समझ में। लेकिन अपन बात करते हैं अब, लेकिन अगर अपन अब बात करते हैं किसके लिए, देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे अपन बात करते हैं फर्स्ट जो हमारा सीमा बिंदु है अल्फा के लिए। अल्फा के लिए अपन बात करते हैं यहाँ पे सिंपल सी, किसके लिए बात करते हैं, देखो हमने यहाँ पे लिमिट अल्फा मानी है, तो सिंपल सी बात है, हमारे पास दो हमने सीमा बिंदु माने थे, जो हमने माने थे अल्फा, ठीक है। हमारे पास जो अल्फा माने थे हमने, दो सीमा बिंदु अल्फा कोमा बीटा, उनके लिए बात करते हैं अपन सीमा बिंदु के माध्यम से। तो सीमा बिंदु के माध्यम से बात करते हैं, तो देखो सीमा बिंदु के मतलब सीमा की जो परिभाषा है हमने इसका उपयोग करा, और हमने क्या करा, देखो हमने यहाँ पे लिखा सिंपल xn माइनस का अल्फा, ठीक है। अल्फा क्या है हमारे पास, अब ये अल्फा है हमारे पास सीमा बिंदु है इसी परिभाषा में। तो xn माइनस का जो अल्फा है वो लेस देन है एप्सिलॉन से, एप्सिलॉन से क्या है, लेस देन है।
फिर मैं यहाँ पे ब्रैकेट में एक चीज़ लिखता हूँ और उस कॉन्सेप्ट को अगर आपको समझना है तो थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। देखो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिखता हूँ n के अनंत मानों के लिए, अनंत मानों के लिए, अनंत मानों के लिए परिमित को छोड़कर, परिमित को छोड़कर, परिमित को छोड़कर। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन आराम से यहाँ पे कह सकते हैं, और वो क्या कह सकते हैं, देखो सिंपल सी बात है। अपन ने इस कॉन्सेप्ट का यूज़ लिया, तो देखो ये आपको दिख नहीं रहा है, मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। परिमित को छोड़कर हमने यहाँ पे लिखा। उसके बाद में क्या करा, अपन ने इस मॉडुलस को आराम से खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। अब वो किस प्रकार कर सकते हैं, देखो सिंपल सी बात है। इसको अपन आराम से ओपन कर सकते हैं। कैसे, माइनस का कैसे लिख सकते हैं इसको, एप्सिलॉन, और यहाँ पे एक्स एन माइनस का अल्फ़ा लेस देन एप्सिलॉन आराम से लिख सकते हैं। और ब्रैकेट में हमें ये की ये चीज़ लिखनी है, एन के इनफाइनाइट मानों के लिए, मानों के लिए, मानों के लिए परिमित को छोड़कर, परिमित को छोड़कर। अब ये मतलब यहाँ पे तो इस कॉन्सेप्ट में तो हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो हमने काफ़ी बार हम कर चुके हैं। हमें जो दिक्कत होगी वो इस कॉन्सेप्ट में है। तो थ्योरी वाला पार्ट हम साइड में लिख रहे हैं, एन के अनंत मानों के लिए। तो ये क्या चीज़ है, इसको अपन समझते हैं अभी थोड़ी देर में। देखो इसको अपन और भी आगे लिख सकते हैं। कैसे, यहाँ पे लिख सकते हैं अपन अल्फ़ा, अल्फ़ा माइनस का एप्सिलॉन एक्स एन लेस देन अल्फ़ा प्लस का एप्सिलॉन। वो का वो यहाँ पे लिखेंगे अपन कॉन्सेप्ट, ये का ये हमारे पास आ जाएगा, एन के अनंत मानों के लिए परिमित को छोड़कर, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे अपन बात करते हैं और फिर लास्ट में हम क्या लिखते हैं। देखो ये चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है किसके लिए, ये जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो अल्फ़ा के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। ये जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आया है किसका, सीमा बिंदु की बात कर रहे हैं अपन, यहाँ पे सीमा बिंदु की बात कर रहे हैं। तो ये जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है किसका है, और गलती कर दी, यहाँ पे एल की जगह आप क्या बनाओ, अल्फ़ा बनाओ, अल्फ़ा बनाओ, ठीक है। यहाँ पे अल्फ़ा आएगा क्योंकि अपन अल्फ़ा की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फ़ा आएगा, लेकिन अपने दो सीमा बिंदु माने थे हमने, ठीक है। तो इसी प्रकार अपन बात करते हैं, यहाँ तक रिजल्ट जो आया है वो सेम जो रिजल्ट है हमारे पास बीटा के लिए भी आएगा। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि बीटा, ठीक है, बीटा माइनस का क्या है, एप्सिलॉन, ठीक है, और एक्स एन, और अपन बात करते हैं बीटा प्लस का एप्सिलॉन। तो जो रिजल्ट हमारे पास आया है सेम, ठीक है, तो वो रिजल्ट हमारे पास यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। तो हमने क्या कहा था, सीमा की परिभाषा से हमने, सीमा की परिभाषा का हमने उपयोग करा और इसको अपन ने ओपन करते हुए यहाँ तक अपन ने यह चीज़ लिख दी। लेकिन अपन अल्फ़ा के लिए बात कर रहे हैं, एन के अनंत मानों के लिए। लेकिन जब अपन बीटा का उपयोग करा तो बीटा के ब्रैकेट में हमने क्या लिखा, एन के परिमित मानों के लिए। अब आपके दिमाग में ये सवाल जनरेट होता है कि भाई वहाँ पे तो हमने क्या लिखा था, एन के अनंत मानों के लिए, लेकिन यहाँ पे एन के परिमित मानों के लिए। ये मतलब चक्कर है क्या, इस चक्कर को अपन आराम से समझते हैं। क्या चक्कर है ये, देखो इस चक्कर को समझने के लिए हमें थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट आपको समझाना पड़ेगा, और वो समझाना पड़ेगा हमें जब हमने सीमा बिंदु, लिमिट पॉइंट जब हमने पढ़ी थी, सीमा बिंदु के बारे में जब हमने पढ़ा था, तो हमने वहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था। मान लो एक स्केल ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ पे एक पैमाना हम यहाँ पे बना देते हैं, मान लो बना दिया अपने पैमाना, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं किसकी, मान लो हमारे पास ये अल्फ़ा है, ये हमारे पास बीटा है, ठीक है। हमारे पास ये अल्फ़ा है, ये हमारे पास बीटा है, दो हमारे सीमा बिंदु हमने मान लिए, ठीक है। तो देखो बात करते हैं अपन अल्फ़ा की। यहाँ पे अपन बात करते हैं कि अल्फ़ा एक ऐसी संख्या है, एक ऐसी वास्तविक संख्या है हमारे पास अल्फ़ा, जो अपने प्रतिवेश में अनंत मान ग्रहण करती है, ठीक है। भाई अल्फ़ा है वो हमारा सीमा बिंदु है,
सीमा बिंदु है, लिमिट पॉइंट है, तो वो अपने प्रतिवेश में अनंत मान ग्रहण करता है। ये चीज़ तो आपको पता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, अनंत मान ग्रहण करता है। अब यहाँ पे अनंत इनफाइनाइट टर्म्स यहाँ पे ये ग्रहण करता है। तो एक बात मैं आपसे पूछूं कि जो ये हमारे पास अल्फा है वो अगर अनंत मान ग्रहण करता है, तो बात करते हैं अगर टर्म्स, अगर अपन बात करते हैं बीटा से इस तरफ अगर आती हैं अल्फा की तरफ, तो अनंत मान तो क्या करेगा, अल्फा ग्रहण करेगा। लेकिन अगर बात करते हैं जब अपन अनुक्रम में एक्स एन में जब अपन n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 रखते हैं, तो यहाँ से अगर मान लो वैल्यू स्टार्ट होती है 1 से लेकर चलती है, मान लो यहाँ तक चली, यहाँ तक अपन बात कर लेते हैं, और n नोट तक हमने चीज़ों को गिन लिया। अर्थात मतलब अपन बात करते हैं कोई भी n लोट मान लेते हैं या n मान लेते हैं, ठीक है। यानी कि 1 से लेकर अपन बात करते हैं कि हमने गिन लिया 10 करोड़ 20 करोड़ 30 करोड़ 40 करोड़ संख्या हमने गिन ली। उसके बाद में xn कोई जो अनुक्रम हमें मिला है, वो जो अनुक्रम है उसके सारे मान अल्फा की तरफ चले गए, और फिर अल्फा ने अपने प्रतिवेश में अनंत मान ग्रहण कर लिए। लेकिन फिर भी यदि हमने जो गिने हुए पार्ट हैं, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट वहाँ पे भी समझाया था, हमने जो वहाँ पे संख्याएं गिन ली हैं, यानी 1 से लेकर n नोट, ठीक है, वो हमने गिन ली हैं, वो किसकी हैं, वो बीटा की हैं। लेकिन अपन बात करते हैं बीटा ने अपने प्रतिवेश में केवल परिमित मानों को ही ग्रहण किया है। और अपन बात करते हैं लिमिट पॉइंट की परिभाषा से, अगर मान लो कोई भी वास्तविक संख्या, जैसे मान लो यहाँ पे बीटा है, कोई वास्तविक संख्या है, अगर वो अपने प्रतिवेश में अनंत मान ग्रहण नहीं करती है, तो बीटा है वो हमारा सीमा बिंदु नहीं कहलाएगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट इसमें सीधा सा लगा है। अर्थात अपन ने दो माने अल्फा और बीटा, तो देखा अल्फा आपने प्रतिवेश में अनंत मान क्या करता है, ग्रहण करता है, अनंत मान ग्रहण करता है। वो आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, अनंत मान ग्रहण करता है, यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो। भाई जब अल्फा अगर अनंत मान यहाँ पे ग्रहण करता है, तो बीटा के पास जो मान बचेंगे वो तो कैसे बचेंगे, वो तो परिमित मान बचेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हो परिमित मान बचे। फिर यहाँ पे अपन को उसकी लिमिट पॉइंट या सीमा बिंदु की परिभाषा से अपन बात करते हैं, तो हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि अगर कोई वास्तविक संख्या अपने प्रतिवेश में अनंत मान ग्रहण करती है तो वो लिमिट पॉइंट होगा, सीमा बिंदु कहलाएगा। लेकिन अगर जो परिमित मान ग्रहण नहीं करता है वो क्या होगा, सीमा बिंदु नहीं कहलाएगा। इसलिए बस अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट लग गया है। अतः यहाँ पे अपन कह सकते हैं जो अल्फा है, ठीक है, वो यहाँ पे इस अनुक्रम का सीमा बिंदु कहलाएगा, लेकिन बीटा यहाँ पे नहीं कहलाएगा, क्योंकि बीटा तो यहाँ पे केवल परिमित मानों के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन अल्फा है वो n के अनंत मानों के लिए है। लेकिन परिमित को छोड़कर हम क्यों लिख रहे थे, क्योंकि परिमित जो मान है वो बीटा के पास उपस्थित है, तो बीटा के जो मान है उनको घटा देते हैं अपन, फिर भी अल्फा के पास अनंत मान बचते हैं। तो अल्फा क्या हो गया, सीमा बिंदु हो गया, लिमिट पॉइंट हो गया। लेकिन बीटा हमारे पास लिमिट पॉइंट यहाँ पे नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसलिए नहीं है क्योंकि वो अपने प्रतिवेश में अनंत मान इनफाइनाइट टर्म्स हैं उनको नहीं रख रहा है, इसलिए ये लिमिट पॉइंट नहीं होगा। अतः बस अब तो थ्योरी का काम रह गया, जो हमने सीखना था, जो हमने सीख लिया वो तो हमने सीख लिया। अब हमारे पास थ्योरी का काम रह गया, और थ्योरी हमें क्या लिखनी है, अतः भाई साहब हम लिख सकते हैं इस प्रकार हम लिख सकते हैं, अतः इस प्रकार सिद्ध होता है कि जो हमारे पास बीटा है, बीटा अनुक्रम जो xn है हमारे पास, अनुक्रम xn का सीमा बिंदु नहीं है। और वो नहीं है, आपको पता चल गया क्यों नहीं है, अनुक्रम का सीमा बिंदु नहीं है, ये आपको पता चल गया वो क्यों नहीं है, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं, अतः हमारे द्वारा मानी गई परिकल्पना हमने क्या माना था, हमने दो सीमा बिंदु माने थे और वो अल्फा बीटा माने थे, लेकिन हमारे द्वारा मानी गई परिकल्पना असत्य है। अतः
अतः लास्ट में हम क्या लिखेंगे, अतः अनुक्रम जो xn है हमारे पास वो अद्वितीय सीमा बिंदु रखता है, सीमा बिंदु रखता है, ग्रहण करता है या सीमा बिंदु रखता है, लिख सकते हैं अपन आराम से। तो इस प्रकार अपन आराम से लिख सकते हैं कि इस प्रकार सिद्ध होता है कि बीटा अनुक्रम xn का सीमा बिंदु नहीं है, अतः हमारे द्वारा मानी गई परिकल्पना असत्य है और अतः xn अद्वितीय सीमा बिंदु रखता है। तो ये कॉन्सेप्ट है अपना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अपन को, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को अपन एक बार वापस रिवीजन करें क्योंकि अच्छा कॉन्सेप्ट था और इम्पोर्टेंट है, 4 नंबर पक्के करेंगे हमारे। तो देखो ऊपर वाला जो कॉन्सेप्ट था परिबद्ध वाला, उसको तो अपन प्रूव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम सीधा कह देंगे अभिसारी अनुक्रम होता है वो परिबद्ध होता है। उसके बाद में सेकंड कॉन्सेप्ट है, हमें प्रूव करना है कि अभिसारी अनुक्रम xn अद्वितीय सीमा बिंदु रखता है, यानी कि केवल और केवल एक। अद्वितीय का मतलब क्या होता है, केवल और केवल एक सीमा बिंदु रखता है। इसको हम क्या करते हैं, विरोधाभास कॉन्ट्राडिक्शन से सिद्ध करते हैं। यदि संभव है तो माना इसके 2 सीमा बिंदु हैं और वो अल्फा और बीटा हमने मान लिए। तब हमने कहा भाई अभिसारी अनुक्रम की जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, वो क्या कहती है, लिमिट xn हमारे पास है वो n टेंड्स टू इन्फिनिटी है और l या फिर अल्फा अपन कुछ भी मान सकते हैं, हमें लिमिट प्राप्त होती है परिमित, अभिसारी अनुक्रम की परिभाषा कहलाती है। उसके बाद हमने सीमा की डेफिनेशन का उपयोग लिया। सीमा की परिभाषा क्या कहती है, मॉडुलस xn माइनस का अल्फा है, l है, कुछ भी ले लो अपन यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अपन लेते हैं अल्फा क्योंकि अपन ने एक सीमा बिंदु अल्फा माना है तो हमें xn माइनस का अल्फा ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं ग्रेटर देन, बात करते हैं एप्सिलॉन, ग्रेटर देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नॉट, ये अपन को पता है। उसके बाद अपन बात करते हैं एक चीज़ यहाँ पे अपन ने लिखी और वो कॉन्सेप्ट कहाँ से लिखा कि xn माइनस का जो अल्फा है वो किसके है, लेस देन एप्सिलॉन के लिए है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे अपन ने ब्रैकेट में क्या लिखा, n के अनंत मानों के लिए परिमित को छोड़कर। तो इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है यहाँ पे। उसके बाद में इसको अपन सिंपल इस प्रकार लिख सकते हैं खोलकर यहाँ पे अपन लिख सकते हैं अल्फा माइनस का एप्सिलॉन, ठीक है, xn अल्फा प्लस एप्सिलॉन। तो यहाँ पे n के अनंत मानों के लिए परिमित को छोड़कर ये अपन ने लिखा। उसी प्रकार यही कॉन्सेप्ट बीटा के लिए आएगा, तो बीटा के लिए लिख दिया, लेकिन बीटा के लिए हमने क्या लिखा, n के परिमित मानों के लिए। तो n के इन्फिनिट टर्म्स हैं वो इसलिए लिखे क्योंकि अल्फा अपने प्रतिवेश में अनंत मान ग्रहण करता है, लेकिन बीटा यहाँ पे परिमित मान ग्रहण करता है, इसलिए अपना सीमा बिंदु नहीं है और अल्फा हमारा सीमा बिंदु है। अतः प्रूफ हो गया जो अनुक्रम xn अभिसारी अनुक्रम था हमारे पास वो केवल और केवल एक ही सीमा बिंदु रखता है, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया आवश्यक शर्त का प्रतिबंध जो हमारा था वो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अब बात करते हैं पर्याप्त शर्त की। अब किसकी बात करते हैं, पर्याप्त शर्त की। तो अपन क्या पेज पलट लेते हैं, पेज पलटना पड़ेगा भाई, देखो देख सिंपल सी बात है। देखो अपन यहाँ पे समझते हैं, अपना सेकंड टॉपिक है हमारे पास, इसी का जो हमारा टॉपिक है सेकंड टॉपिक है, क्या है, पर्याप्त शर्त की अपन बात करते हैं। अपन ने आवश्यक शर्त पढ़ ली है भाई, आवश्यक शर्त हमने पढ़ी है। इसका ही जो सेकंड पार्ट है हमारा क्वेश्चन था 4 नंबर का, 4 नंबर दिलाएगा अपन को पूरे ये। तो भाई सेकंड इसका जो पार्ट है वो हमारे पास है पर्याप्त शर्त। पर्याप्त शर्त की अपन बात कर लेते हैं। तो पर्याप्त शर्त जो हमारे पास आएगी, तो सबसे पहले समझते हैं कि पर्याप्त शर्त का जो अपन बोलते हैं कि इसमें क्या हमें प्रूफ करना है। भाई आवश्यक शर्त में हमें क्या देखा था कि हमें प्रूफ करना था कि जो अनुक्रम है वो बाउंडेड होगा और उसके साथ में प्रूफ करना था कि वो अद्वितीय सीमा बिंदु रखता है। ये हमें प्रूफ करना था आवश्यक शर्त में। लेकिन पर्याप्त शर्त में हमें क्या प्रूफ करना है, तो उसको अपन देख लेते हैं। सबसे पहले उसको देखते हैं, फिर उसके बाद में अपन लिखते हैं। तो सिंपल सी बात है, अब हमें इसको प्रूफ करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे लिखते हैं सीधा, अपन ब्लू पेन ले लेते हैं। देखो माना क्या करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, इसके अंदर माना अनुक्रम जो हमारे पास xn है। तो भाई देखो अनुक्रम हमारे पास xn है वो कैसा है, परिबद्ध है। मतलब इसका जो मेथड हो गया वो उल्टा हो गया किसका, आवश्यक शर्त का। देखो हमने प्रूफ करना था आवश्यक शर्त में परिबद्ध है, लेकिन इसमें तो मान लिया हमने, माना जो अनुक्रम xn है वो कैसा है, परिबद्ध है। कैसा है, बाउंडेड है, परिबद्ध हो गया। और परिबद्ध के साथ साथ में और एक अद्वितीय सीमा बिंदु रखता है। अर्थात जो कॉन्सेप्ट हमने सिद्ध किया था आवश्यक शर्त में, हुआ हमने तो यहाँ पे पहले मान लिया, हमारा जो अनुक्रम में परिबद्ध भी है और एक अद्वितीय क्या रखता है, अद्वितीय सीमा बिंदु रखता है। ये तो हमने मान लिया। तो हमें प्रूफ क्या करना है, तब हमें रखता है
तो तब हमें सिद्ध करना है, ये हमें मान लिया, तब हमें सिद्ध करना है, हमें प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, यानी कि प्रूफ करना है कि जो हमारे पास अनुक्रम xn है, वो हमारे पास अनुक्रम xn है, वो कैसा है, अभिसारी अनुक्रम है। क्योंकि देखो हमने फर्स्ट में आवश्यक शर्त में हमने क्या माना था, हमने माना था कि जो अनुक्रम है वह अभिसारी होगा। उसके बाद में हमने प्रूफ किया था परिबद्ध और अद्वितीय सीमा बिंदु। लेकिन यहाँ पे हमने माना कि परिबद्ध भी है और अद्वितीय सीमा बिंदु भी रखता है। तब हमें प्रूफ करना है कि जो xn है वो कैसा है, अभिसारी अनुक्रम है। ठीक है, तो अभिसारी अनुक्रम है, ये हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। तो अभिसारी है वो प्रूफ करना है। तो ये कैसे प्रूफ करते हैं, चलिए सीधा चलते हैं प्रूफ की तरफ। तो हेडिंग डालते हैं प्रूफ। भाई प्रूफ हम हेडिंग डालते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं प्रूफ को भी लिखते हैं। भाई क्या प्रूफ है हमारा, सिंपल सी बात है। प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो एक लैंग्वेज भी लिखनी पड़ेगी हमें छोटी सी। वो क्या लिखनी पड़ेगी, देखो देखो जो हमको पता है ना, ये हमें पता है, बस इसका ही उपयोग करेंगे इसमें। इसके अलावा हम किसी का उपयोग नहीं करेंगे। जो हमने बेसिक पढ़ा है कॉन्सेप्ट, एक एक चीज़ को समझो। ठीक है, ये भी जानो कि भाई देखो हमने ये पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो उसको चीज़ को पकड़ो, आप कैच करो चीज़ों को। देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, अपन ने क्या लिखना पड़ेगा, लैंग्वेज। देखो माना यहाँ पे अल्फा है। ठीक है, अल्फा है वो अनुक्रम हमारे पास जो xn है, अनुक्रम xn का क्या है, अनुक्रम xn का सीमा बिंदु है, लिमिट पॉइंट है। क्या है, सीमा बिंदु है, सीमा बिंदु है। तब अपन क्या करते हैं, तब अपन सीमा की परिभाषा से बात करते हैं। तब अपन सीमा की परिभाषा से क्या लिखते हैं। देखो सीमा की परिभाषा हमारे पास सिंपल सी बात है, क्या आती है, देखो अल्फा माइनस का एप्सिलॉन। देखो मैं यहाँ पे सीधा लिख रहा हूँ उस चीज़ को जो हमें एक्सपेंड यानी कि खोल के लिखनी पड़ती है। अल्फा माइनस का एप्सिलॉन xn और अल्फा प्लस का एप्सिलॉन। इस चीज़ से तो आप परिचित हो चुके होंगे। तो ये चीज़ हमने जब प्रूफ की थी, किस में, हमने जब प्रूफ करी थी, किसके अंतर्गत हमने प्रूफ करी थी, आवश्यक शर्त में। तो हमने क्या लिखा था इस चीज़ में, अल्फा माइनस का एप्सिलॉन। अल्फा क्या है, अल्फा अनुक्रम xn का सीमा बिंदु है। हमने माना था जब आवश्यक शर्त में हमने प्रूफ किया था, तो हमने माना था कि जो अल्फा है वो सीमा बिंदु का क्या है, सॉरी अनुक्रम का क्या है, सीमा बिंदु है अल्फा। और यहाँ पे हमने ब्रैकेट में जो लिखा था वो लिखा था n के अनंत मानों के लिए, अनंत मानों के लिए, अनंत मानों के लिए परिमित को छोड़कर, परिमित को छोड़कर ये लिखा था हमने। तो सिंपल सी बात है, हमें क्या करना है, n के अनंत मानों को तो क्या है लेना है और परिमित को छोड़ देना है। ये हमने वहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखा था, उसका अपन यूज यहाँ पे कर रहे हैं। क्या करने के लिए, ये पता होना चाहिए। हम प्रूफ कर रहे हैं अनुक्रम है उसको अभिसारी कन्वर्जेंट हमें प्रूफ करना है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे अपन ने देख लिया, इस कॉन्सेप्ट को अपन ने यहाँ यूज ले लिया। ठीक है, उसी प्रकार क्या करते हैं अपन, देखो जब अपन इसको यहाँ पे अपन ने इसको खोल के लिखा है, किसको, सीमा की परिभाषा को खोल के लिखा है। तो देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, अपन इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। क्या, ध्यान से देखो, माइनस का एप्सिलॉन xn माइनस का अल्फा, ठीक है, लेस देन हो गया हमारे पास प्लस का एप्सिलॉन, और यहाँ पे वही n के अनंत मानों के लिए परिमित को छोड़कर। उसी प्रकार अपन इसको आगे आगे लिखते हैं। तो देखो आगे लिखते हैं, हमारे पास xn माइनस क्या हो जाएगा, अल्फा मॉडुलस का हो जाएगा हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, और हमारे पास वही कॉन्सेप्ट n के अनंत मानों के लिए परिमित को छोड़कर। उसी प्रकार हम बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो xn माइनस का जो अल्फा मॉडुलस में हमारे पास आता है, तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं आराम से, xn माइनस का अल्फा लेस देन एप्सिलॉन। और यहाँ पे अपन बात करते हैं किसके लिए, बात करते हैं फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नॉट कोमा n कोमा जो n नॉट हैं वो बिलोंग टू करते हैं नेचुरल नंबर में बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर में बिलोंग करते हैं। देखो अब देखो यहाँ पे समझने की बात क्या है,
देखो समझने की बात ये है कि अल्फा माइनस का एप्सिलॉन यहाँ पे लिखा था अपन ने, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हमने वही मतलब आवश्यक शर्त से हमने ले लिया, ठीक है। ये हमें पता है, इस प्रकार हम इसको ले सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को मैंने आपको कहा था एक दिन की, मैंने समझाया था जिसको, तो हम कह सकते हैं कि भाई देखो इस चीज़ को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, और ये चीज़ हमारे पास है एक्स माइनस का अल्फा लेस देन एप्सिलॉन। इस चीज़ को जब आवश्यकता पड़ेगी तो हम इसको इस प्रकार आराम से लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे अपन ने क्या लिखा था, एन के अनंत मानों के लिए परिमित को छोड़कर, तो देखो यहाँ पे एन ग्रेटर देन जो एन नोट यहाँ पे लिखा है ना, वो इसी कॉन्सेप्ट से लिखा है। कैसे, देखो भाई एन के अनंत मानों के लिए है, ठीक है, इन्फाइनाइट टर्म्स के लिए है, तो हमने एन नोट से बड़ा इसलिए लिया है क्योंकि हमने एक से लेकर जो एन नोट के जो मान हैं वो हमने छोड़ दिए, ठीक है। देखो एन से लेकर एन नोट तक के जो मान है वो हमने छोड़ दिए। अब हमने इसलिए छोड़ दिए क्योंकि मतलब यहाँ पे जो एन का मान है वो ग्रेटर देन किसके, एन नोट के। अब ग्रेटर देन एन नोट है, वो इसलिए ग्रेटर देन एन नोट है क्योंकि हमने एक से लेकर, यानी कि अगर 1 से लेकर हम बात करते हैं, एन नोट तक के मान हमने छोड़ दिए हैं, इसलिए तो एन का जो मान है वो ग्रेटर देन एन नोट आता है, ठीक है। तो ये जो थ्योरी है वो इस चीज़ को संतुष्ट करती है, मतलब ये अपन कॉन्सेप्ट आराम से लिख सकते हैं। यानी कि ये तो अपन ने, आप बोलोगे कि ये तो वही है, किसका है, ये अपनी सीमा की परिभाषा है, डेफिनेशन है। लेकिन मैंने आपको एक बात कही थी, एक नोट मैंने आपको समझाया था, 2 नोट मैंने आपको समझाए थे एक साथ में, और मैंने कहा था कि एक्स एन माइनस का अल्फा लेस देन अगर एप्सिलॉन हो तो हम उसको इस प्रकार आराम से लिख सकते हैं। कैसे, याद करो उस नोट को, लिमिट एक्स एन इज इक्वल टू अल्फा एन टेंस टू इन्फिनिटी, ये हम लिख सकते हैं आराम से। मैंने आपको एक साथ जब क्वेश्चन जब स्टार्ट होने वाले थे उससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि मॉडुलस एक्स एन माइनस का जो अल्फा है वो लेस देन अगर एप्सिलॉन होगा तो हम उस चीज़ को लिमिट एक्स एन टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे जो एल है अल्फा है वो यहाँ इसकी क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी। तो हम इसको इस प्रकार आराम से कॉन्सेप्ट को यूज करके लिख सकते हैं। अतः अब देखो अभिसारी अनुक्रम की जो परिभाषा है, डेफिनेशन, वो क्या होती है कि जब अपन किसी अनुक्रम पे एक्सन पे लिमिट लगाते हैं और उसमें अल्फा यानी कि कोई परिमित राशि हमें प्राप्त होती है, तो जो अनुक्रम होगा वो कैसा होता है, अनुक्रम हमारे पास क्या होगा, अनुक्रम हमारे पास एक्सन होगा, वो अभिसारी होता है। तो देखो हमारा जो क्वेश्चन था इसको हम वापस मतलब पूरा रिवीजन करते हैं, एक बार वापस चलते हैं, वापस कहाँ पे चलते हैं, और यहाँ पे आपको दिख ही नहीं रहा, गलती हो गई भाई, गलती हो गई, आगे चलते हैं। ये कॉन्सेप्ट दिखाई नहीं आपको यार, सॉरी, अपन वापस कर देते हैं इसको। देखो मैंने आपको समझाया था, हमने जब एक नोट की बात करी थी, 2 नोट आपको एक साथ समझाए थे, तो वहाँ पे अपन ने बात करी थी मॉडुलस एक्स एन माइनस का जो अल्फा है हमारे पास, वो एक्स एन माइनस का जो अल्फा है वो क्या है, उसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, यहाँ पे जो अल्फा है वो लिमिट है, और लिमिट एक्स एन टेंस टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू, हमने अल्फा यहाँ पे लिख दिया है। तो ये अपन उस नोट के माध्यम से लिखते हैं। तो देखो इससे डेरिवेशन में, यानी कि इस क्वेश्चन में हमने कोई बाहर से कोई चीज़ का उपयोग नहीं करा है। देखो प्रूफ, सीधा सा प्रूफ है, हमने क्या करा है, सिंपल सी बात है, हमें अनुक्रम एक्स एन का सीमा बिंदु हमें दिया हुआ है और इसको बाउंडेड भी हमें दिया हुआ है, ठीक है भाई। देखो हमने मान लिया, क्योंकि हमने माना था अल्फा है, इसका क्या है, सीमा बिंदु है, तब सीमा की डेफिनेशन से अल्फा माइनस का एप्सिलॉन इस प्रकार हम लिख सकते हैं, एन के अनंत मानों को छोड़कर। पूरा जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल समझा हुआ है। लास्ट में बस इतना से बात है कि मॉडुलस एक्स एन माइनस का जो अल्फा है लेस देन एप्सिलॉन है, इसको हम नोट के माध्यम से जो मैंने आपको समझाया था, इसको हम डायरेक्ट इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो इसका यूज लिया हमने, और हमने लिमिट एक्स एन एंड इज इक्वल टू अल्फा लिख दिया। और हम कह सकते हैं कि अगर जब एक्स एन पर लिमिट लगाते हैं और कोई परिमित राशि हमें प्राप्त होती है तो वो अनुक्रम कैसा होता है, अभिसारी होता है, कन्वर्जेंट होता है। तो देखो सिंपल सी बात है, हम वापस चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो क्वेश्चन है, शुरू से हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मतलब स्टार्टिंग से हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था, और मतलब किस प्रकार 4 नंबर में आएगा, इसकी वापस अपन बात कर लेते हैं। देखो आज हमने केवल एक क्वेश्चन के बारे में बात करी है, और हमारी क्लास नंबर 10 थी, वास्तविक अनुक्रम टाइप नंबर फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है। और बात करते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, 99.9% की संभावना है इस क्वेश्चन में। तो देखो क्वेश्चन वापस पढ़ लेते हैं। हमें क्या करना है, एग्जाम में हमें पूछा जा सकता है कि आवश्यक शर्त बताइए किसी अनुक्रम की, और पर्याप्त शर्त के बारे में भी आ सकता है। उसके साथ में क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा, एक अनुक्रम एक्स एन अभिसारी अनुक्रम है, ठीक है, अभिसारी अनुक्रम है, तब हमें यदि और केवल यदि, देखो इस शब्द से आप मतलब अगर आपको एग्जाम में यदि और केवल यदि ना देकर
आपको यदि, दी और दी भी दे सकता है। इस प्रकार ओनली फॉर ये शब्द यूज कर सकता है, यदि दी। ठीक है, इसका मतलब भी यदि और केवल यदि ही होता है। अनुक्रम एक्शन परिबद्ध होता है एवं अद्वितीय सीमा बिंदु रखता है। तो इस प्रकार भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, दोनों प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं आवश्यक शर्त की। आवश्यक शर्त क्या होती है? तो इसमें इंपॉर्टेंट वो आवश्यक शर्त ही है। जो पर्याप्त शर्त है वो तो बिल्कुल सिंपल है। देखो सिंपल सी बात है, अपन आवश्यक शर्त लिखते हैं तो एक अनुक्रम अभिसारी है, तब हमें प्रूफ क्या करना होता है? आवश्यक शर्त में अनुक्रम परिबद्ध हो और अनुक्रम के पास केवल और केवल एक ही सीमा बिंदु हो, ये हमें प्रूफ करना होता है। तो देखो किस प्रकार हमने प्रूफ किया है इसको, आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो प्रूफ नंबर जो फर्स्ट है हमारा, प्रूफ नंबर जो फर्स्ट है उसमें तो हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखो हमने सीधा सा बात करी है परिबद्ध की। तो परिबद्ध तो देखिए, क्योंकि हम जानते हैं जो अभिसारी अनुक्रम होते हैं, प्रत्येक जो अभिसारी अनुक्रम होते हैं वो कैसे होते हैं? बाउंडेड परिबद्ध होते हैं, अतः दिया गया अनुक्रम परिबद्ध होगा। उसके बाद अपन बात करते हैं सेकंड की, बात करते हैं। सेकंड हमारा क्या है? अब हमें सिद्ध करना है, प्रूफ करना है कि अभिसारी जो अनुक्रम होते हैं एक्शन अद्वितीय सीमा बिंदु रखता है। अब इसको हम कैसे प्रूफ करते हैं? विरोधाभास के द्वारा प्रूफ करते हैं, क्योंकि हमने जब थ्योरम नंबर फर्स्ट में अनुक्रम की केवल और केवल एक सीमा रखता है, ठीक है, तो वहाँ पे भी अपन ने क्या है? विरोधाभास से प्रूफ किया था। तो किसी भी चीज़ को हम विरोधाभास से प्रूफ करते हैं, ठीक है, जब भी हमें प्रूफ करना होता है तो इसको हम विरोधाभास से प्रूफ करते हैं। और यदि हमें एक सिद्ध करना है तो हम क्या करते हैं? यदि हम संभव हो तो इसके माने दो सीमा बिंदु है, हमें प्रूफ एक करना है तो हम मान के दो चलते हैं, तो उसको हम ऐसे प्रूफ कर देंगे। तो कैसे? देखो इसको प्रूफ करते हैं हम आराम से। अनुक्रम एक्शन क्या है? एक अभिसारी अनुक्रम है हमारे पास, सिंपल सी बात है। तब हमें लिमिट एक्शन इज इक्वल टू कितना है? अल्फा। ये अपने अभिसारी अनुक्रम से देख लिया। उसके बाद अपन बात करते हैं लिमिट की डेफिनेशन से, सीमा की परिभाषा से। ये हमारे पास सीमा की परिभाषा होती है, कितनी होती है? मॉडुलस में एक्शन माइनस का अल्फा लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन नॉट, एन को एन नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, उसी के साथ अपन बात करते हैं सिंपल, यहाँ पे कितना है? देखो हमारे पास एक्शन माइनस का जो अल्फा है वो लेस देन एप्सिलॉन, यहाँ पे एन के अनंत मानों के लिए। इसका कारण आपको मिल गया यहाँ पे भाई, यहाँ पे एन के अनंत मानों के लिए क्यों माना है? क्योंकि जो अल्फा है हमारे पास एक ऐसी वास्तविक संख्या है, ठीक है, जो अपने प्रतिवेश में अनंत मान ग्रहण करती है परिमित को छोड़कर। परिमित किसके पास है? बीटा के पास है। और बीटा परिमित है, अगर कोई संख्या वास्तविक संख्या अपने पास अपने प्रतिवेश में परिमित मान ग्रहण करती है तो वह अनुक्रम का सीमा बिंदु नहीं कहलाएगा। इसलिए यहाँ पे केवल और केवल अल्फा है वो ही सीमा बिंदु कहलाएगा, अर्थात इस अनुक्रम का एक ही सीमा बिंदु हमारे पास उपस्थित है। ठीक है, इसी के साथ अपन बात करते हैं हमारे पास जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है पर्याप्त शर्त का। पर्याप्त शर्त में हमें क्या प्रूफ करना है? पर्याप्त शर्त में हमें सीधा सा प्रूफ करना है कि जो अनुक्रम हमारे पास है वो कैसा है? परिबद्ध भी है और अद्वितीय सीमा बिंदु भी रखता है। लेकिन हमें प्रूफ करना है वो अनुक्रम को अभिसारी प्रूफ करना है। अभिसारी प्रूफ करने के लिए सीधा से अपन बात करते हैं, हमें ये कॉन्सेप्ट पता है, छोटा सा जो कॉन्सेप्ट है ये हमें पता है, और छोटा सा कॉन्सेप्ट हमें पता है तो इस कॉन्सेप्ट का उपयोग अपन कर लेंगे और इसको अपन सीधा प्रूफ कर देंगे। इसको देखो हम इस प्रकार लिखा, फिर उसके बाद हम देखो ये जो साइड में ये जो मैंने लिख रखा है एन के अनंत मानों के लिए परिमित को छोड़कर, ये लिखना जरूरी है क्योंकि इससे तो कुछ चीज़ समझ में आ नहीं रही है। यहाँ पे एन के अनंत मानों के लिए परिमित को छोड़कर, तो ये जो कॉन्सेप्ट हमारे पास एन ग्रेटर देन एन नॉट, ये थ्योरी में आराम से लिखा हुआ है। तो इस थ्योरी के माध्यम से अपन ये लिख सकते हैं एन ग्रेटर देन एन नॉट, तो इसलिए आपको थ्योरी लिखना जरूरी है। तो अगर मैं आपको ये समझ में नहीं आया है वापस तो समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे एन के परिमित मानों के लिए बात कर रहे थे अपन, ठीक है, एन के इन्फिनिटम के लिए। तो यहाँ पे बात करते हैं परिमित को छोड़कर, कुछ टर्म हमने छोड़ दिए, तो वो टर्म्स कितने थे? वो 1 से लेकर एन नोट थे, तो इसलिए अपन ने एन का मान ग्रेटर देन एन नोट से यहाँ पे लिया है। ठीक है, तो फिर अपन बात आती है ये हमने कैसे लिख दिया। तो आपने अगर पिछली क्लास नहीं ली तो वहाँ पर जाके देखो, जब हमने क्लास अभी स्टार्ट करी थी क्वेश्चन की, जब हमने क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करे थे, क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन करवाए थे, उनसे पहले लास्ट हमारी जो बेसिक की क्लास थी उसमें अपन ने बताया था, लास्ट जो नोट था वो यही था कि अगर मॉडुलस एक्शन माइनस का जो अल्फा है लेस देन एप्सिलॉन हमें लिखा हुआ है, तो अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो अगर मैं बता देता हूँ अगर वो नोट को क्या था। देखो आपको देख लो, अगर आपको याद भी नहीं हो तो मैंने आपको 2000 का नोट लिखवाया था। यहाँ पे अपन लिख देते हैं ये कितने का है? 2000 रुपये का है नोट, मात्र 2000 रुपये का नोट है ये। देखो हमने लिखाया था मॉडुलस एक्शन माइनस का अल्फा लेस देन अगर एप्सिलॉन हो और एन ग्रेटर देन एन नोट हो, तो एन नोट तो भाई ये ज्ञात करना है, तो ये तो किसी अलग क्वेश्चन के लिए अपन बात करी थी। लेकिन अगर ये कंडीशन हमें दी हुई हो तो इसको अपन आराम से ये लिख सकते हैं, मतलब इसको ये लिख सकते हैं और इसको ये लिख सकते हैं। इसलिए अपन ने लिमिट एक्शन एन टू इन्फिनिटी एल या अल्फा अपन ने मान लिया, ठीक है। और हमने आराम से इस क्वेश्चन में इस नोट का उपयोग करते हुए
इस क्वेश्चन में हमने आराम से ये चीज़ लिख दी है। अतः हम कह सकते हैं जो हमारा अनुक्रम है वो कैसा है, अभिसारी है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं अगली क्लास में।